Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है द रिफॉर्मेशन। ऑल्दो हमने इसकी बिगिनिंग, इसकी जिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर द रेनेसांस में, तो आज डिटेल में देखते हैं कि रीबर्थ यानी कि रेनेसांस के बाद क्या हुआ। तो बच्चों, हर बार की तरह इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे हम एक स्टोरी के साथ। अब सोचो, एक ऐसा समय 16th सेंचुरी के आसपास जहां पर चर्चेस सबसे पावरफुल हुआ करते थे और पोप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी। चर्च के क्लर्जीमैन लग्जूरियस लाइफ जीते थे और इंडल्जेंसेस बेचते थे, यानी कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो पैसे दो और माफी मिल जाएगी। पोप इवन किंग्स के काम में इंटरफेयर करता था, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि वो दुनिया का राजा हो, दुनिया का किंग हो। इसीलिए लोगों को लग रहा था कि ये सही नहीं है। लोगों का कहना था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर आई एक नई सोच जिसे कहा गया रेनेसांस। जी हाँ, रीबर्थ, रिवाइवल। फिर लोगों ने बाइबल को अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया और लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या पोप ही सब कुछ डिसाइड करेगा? इस बीच एक जर्मन फिलोसोफर आए जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने विटनेसबर्ग के चर्च के ऊपर अपने 95 थीसिस चिपका दिए और उनमें लिखा था कि पैसे देने से पाप नहीं धुलेंगे बल्कि भगवान पर विश्वास करने से धुलेंगे। और ये क्या था? ये था एक बहुत बड़ा धमाका जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट लेकर आया। लूथर के आइडियाज पूरे यूरोप में आग की तरह फैल रहे थे। प्रोटेस्टेंट्स ने अपने चर्चेस बनाना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ पोप और कैथोलिक चर्चेस ने काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। पर बीच में शुरू हो गए वॉर्स, रिवोल्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि जर्मनी का 30 इयर्स वॉर, वहीं पर स्पेन का अरमांडा अटैक ऑन इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का रिवोल्ट अंडर विलियम ऑफ ऑरेंज। तो इन सब से अब चीजें बदलने लगी। रिजल्ट, यूरोप का मैप बदल गया। क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बंट गई, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। वहीं पर बहुत सारे नेशंस देखे गए, यूरोप के टुकड़े हो गए और अलग अलग नेशंस उभर कर आए। साथ ही नेशनलिज्म बढ़ा और ट्रेड मर्केंटिलिज्म यूरोप की इकोनॉमी को बूस्ट करने लगा। तो बस बच्चों, यही कहानी है रिफॉर्मेशन की, जहां पर यूरोप का मैप बदल गया, जहां पर सिर्फ चर्चेस ही नहीं बल्कि यूरोप का पूरा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिले। तो शुरू करते हैं चैप्टर की डिटेल्स के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट था, एक रिलीजियस मूवमेंट था, जहां पर अराउंड 16th सेंचुरी यूरोप में एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ अगेंस्ट द चर्चेस। वहां का सबसे पावरफुल चीज हुआ करती थी, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे चर्चेस। चर्चेस की मोनोपोली थी, चर्चेस की अथॉरिटी थी, यानी कि जो चर्चेस बोलते थे वही मानना पड़ता था, वही करना पड़ता था। तो लोगों ने चर्च के प्रिंसिपल्स और रिचुअल्स और सेक्रेमेंट्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जो चर्च के लोग हैं, जो चर्च के लीडर्स हैं या फिर जो चर्च के प्रीस्ट्स हैं, वो करप्ट हो रहे हैं। उनकी लाइफ जो है ना, वो इमोरल हो रही है और उनकी कुछ चीजें मानने लायक नहीं लग रही थी। तो इसीलिए उन्होंने इन करेक्ट प्रैक्टिसेस को करने से मना कर दिया एंड दे क्रिटिसाइज द इमोरल लाइफस्टाइल ऑफ प्रीस्ट एंड द चर्चमैन एंड दिस रिफॉर्म मूवमेंट came to be known as the Reformation। तो रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन बेसिकली एक रिलीजियस मूवमेंट था 16th सेंचुरी यूरोप में, जहां पर लोगों ने चर्च के अगेंस्ट सवाल उठाना शुरू किए, चर्च के इल प्रैक्टिसेस को और लोगों के फेथ के साथ वो खेल रहे थे, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। तो यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हेडिंग है वो है कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन और दूसरा है इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोगों ने ऐसा क्या देखा या ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया।
तो ऐसा क्या हो गया कि लोग चर्च के अगेंस्ट खड़े हो गए? तो सबसे पहला पॉइंट है रेनेसांस और द न्यू लर्निंग या फिर रीबर्थ या रिवाइवल। तो सबसे पहले रेनेसांस की स्पिरिट लोगों में आई, जिसने उनमें इन्हांस की कि जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जिससे लोगों ने पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया और उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेजेस में, जिससे लोग डायरेक्टली बाइबल को पढ़ने लगे और समझने लगे। इससे उनकी इग्नोरेंस और सुपरस्टिशंस का पता चला। इससे उनको जो क्लर्जीमैन थे, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड करते थे चर्चेस में, उनकी इग्नोरेंस और सुपरस्टिशंस के बारे में पता चला और ये पढ़कर सुनकर लोग हैरान हो गए कि जो आज तक वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो सब गलत है। सो द इंटेलेक्चुअल्स रेज्ड वॉइसेस अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ द चर्च। तो ये जो लोग पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, इन सब के बाद लोगों को एक बात समझ आई कि अभी तक उनके साथ उन्हें सिर्फ गलत सिखाया जा रहा था और लोग जो क्लर्जीमैन थे वो अपने फायदे के लिए लोगों से काम करा रहे थे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द हेवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द चर्च। अब क्या था कि चर्चेस थे जो वो ना बहुत ज़्यादा फंड्स का यूज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे थे ऑन बिल्डिंग कैथेड्रल्स एंड आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट्स। अब बात ये थी कि पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, टैक्स से। और टैक्स किसके ऊपर लगेगा? पीजेंट्स, लेबरर्स और मिडिल क्लास के ऊपर। तो चर्च इन सब के ऊपर हेवी टैक्सेस इम्पोज कर रहा था और लेविश एक्सपेंडिचर कर रहा था। इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब क्या था, अब यहाँ पर पोप की इंटरफेरेंस भी थी इन पॉलिटिकल मैटर्स। तो पोप तो चर्च में है और उसकी अथॉरिटी चर्च तक है, राइट? लेकिन पोप इस यहाँ से निकलकर अब पॉलिटिकल मैटर्स में भी बोलने लग गया था और इवन वो किंग्स को अपना सब्जेक्ट मानता था और वो खुद को अर्थ के ऊपर भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानने लगा था। तो इसीलिए ही इंटरफेयर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब जो अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके राजाओं की पॉलिटिक्स में भी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था। मोनार्क्स resisted and this led to the conflict between kings and popes। तो जितने भी किंग्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई और पोप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। अब क्या था? नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। अब ऐसा था कि एक पोप था, बहुत सारे नेशंस थे। अब पोप ने क्या किया? पोप अब सबके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था, लेकिन वहीं पर लोगों को लगा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी हम सब पे हुक्म कैसे चला सकती है। तो इसलिए लोगों में अब वो नेशनलिज्म की फीलिंग जगना शुरू हुई। तो यहाँ से नेशन स्टेट्स राइज हुए, जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, एंड पीपल बिगेन टू सी पोप एज अ फॉरेनर। लोगों ने पोप को एक फॉरेनर की तरह देखना शुरू कर दिया एंड दे वांटेड अ नेशनल चर्च, और वो रोम के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते थे। नेक्स्ट, इविल प्रैक्टिसेस इन द चर्च। तो अब हो क्या रहा था कि ये जो क्लर्जीमैन थे ये बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते थे, मतलब खूब सारे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लेविशली उनको स्पेंड करते थे और रिलीजियस ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करते थे। इसकी वजह से यहाँ पर इविल प्रैक्टिसेस भी एक्सपोज हुई। सिमनी विच इज द चर्च ऑफिस was sold for money। इवन जो चर्च के ऑफिसर्स थे, जो क्लरिकल ऑफिसर्स थे, वो पैसे के लिए उनको भी लोगों ने बेचना, इन क्लर्जीमैन ने बेचना शुरू कर दिया। प्लूरलिटी का मतलब होता है कि जो क्लर्जीमैन थे अब वो एक ही पोजीशन नहीं होल्ड करते थे, बट एक से ज्यादा ऑफिसर्स में, जो चर्च के ऑफिसर्स हैं वहां पर पोजीशंस होल्ड करते थे। तो इससे ये भी एक प्रॉब्लम थी। देन द प्रैक्टिसेस ऑफ एनेट्स, दैट इज द फर्स्ट फ्रूट दैट वाज कंपल्सरी इनकम टू द पोप। यानी कि जो भी नया क्लर्जीमैन आता था उसको अपनी फर्स्ट इनकम का एक बड़ा हिस्सा पोप को देना पड़ता था, वो भी परेशानी थी। देन सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस का मतलब पता है यहाँ पर क्या है? जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई है या आपसे कोई पाप हो गया है,
तो चर्च बोलता था कि आप चर्च में आओ, पैसे दो और माफी का सर्टिफिकेट ले जाओ। तो बेसिकली वो माफ करने के सर्टिफिकेट्स बांट रहे थे। सो देन एबोल्यूशंस, dispensations, so religion became commercialized, तो रिलीजन यहाँ पर कमर्शलाइज हो रहा था। तो इंडल्जेंसेस का मतलब आपको समझ आ गया। अब एब्सोल्यूशंस का मतलब समझो। अब होता क्या था कि मान लो आपसे कोई पाप हो गया है तो पोप उस पाप को माफ कर सकता है, लेकिन वो पैसों के बदले होगा। देन डिस्पेंसेशंस मतलब कि अगर आपको कोई रिलीजियस कोई बिलीफ को तोड़ना है, जैसे कि मान लो कोई मैरिज में या फिर आपको कोई फास्ट को ब्रेक करना है, तो उस केस में क्या होता था कि आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इतने हद तक करप्शन फैल चुकी थी चर्चेस में। देन देयर वाज द डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज अमंग द क्लर्जीमेन, सेलिबेसी, पॉवर्टी एंड सर्विस टू द मैनकाइंड। तो ये जो वैल्यूज थी ना, ये डिक्लाइन हो रही थी इन टॉप क्लर्जीमेन में। देन कमिंग ऑन टू द इमीडिएट कॉज क्या था। अब इमीडिएट कॉज था कि अर्लियर देयर वर सम रिवोल्ट्स जो हुए थे अगेंस्ट द पोप, लेकिन उन सबको ना दबा दिया गया। अब फाइनली यहाँ पर आए एक जर्मन रिफॉर्मर जिनका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने चर्च को चैलेंज किया और अब इन्होंने बेसिकली इंडल्जेंसेस की सेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और अब इस बार चर्च ना ही पोप इन रिवोल्ट्स को छुपा नहीं पाए, ना ही दबा पाए, और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट द एब्यूजेस एंड पोप की अथॉरिटी के लिए। सो दिस मार्क द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द रिफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पहले पता नहीं था या वो पहले कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन हर बार उनके रिवोल्ट्स दबा दिए जा रहे थे। लेकिन मार्टिन लूथर के आने के बाद वो सब कुछ नहीं कर पाए और अब इमीडिएट ट्रिगर हो गया against the church and the pope. So these were 6 were the causes of the reformation. तो आपको हर कॉज के बारे में पता होना चाहिए और किस कॉज में आप क्या लिखोगे वो भी पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्टिन लूथर्स कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली अगर हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट को देखें तो इसमें मार्टिन लूथर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसने बेसिकली रिफॉर्मेशन मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा फ्यूल किया और अब इमीडिएटली ये रिवोल्ट जो था वो ट्रिगर हो चुका था। तो जैसे हम बात कर रहे थे मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर का कंट्रीब्यूशन क्या है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्टिन लूथर पूरे रिफॉर्मेशन मूवमेंट के हीरो हैं। सो द रोल ऑफ मार्टिन लूथर, तो इन्होंने इस रिफॉर्मेशन को इनिशिएट किया जर्मनी में और ही वाज शॉक्ड। ये एक्चुअली ना एक यात्रा पर आए थे जर्मनी और इन्होंने देखा कि यहाँ का जो पोप है ना वो एक लग्जूरियस लाइफ, जैसे एक प्रिंस होता है ना कहीं का, वैसी लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है और उसके जितने भी क्लोजीमैन हैं सब के सब करप्ट हैं। तो अब यहीं से वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन गए पोप के। अब क्या था, अब पोप के साथ भी इनकी स्ट्रगल थी। तो लूथर ना एक प्रोफेसर थे थियोलॉजी के इन द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। तो इन्होंने अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी फीलिंग्स 95 स्टेटमेंट्स में लिखी और इनको विटनबर्ग के एक चर्च में चिपका दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो ये अगेंस्ट थे इंडल्जेंसेस के। इन्होंने देखा कि पोप ने एक बंदे को भेजा है और अब वो इंडल्जेंसेस बांट रहा है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है लो, पैसे दो, इंडल्जेंसेस लो और अब भगवान तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे। ठीक है, मतलब अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल चुका है। तो ये वो यहाँ पर वो जो एजेंट था, दैट पोप्स एजेंट टेटजेल इन 1517 ये सब हुआ। तो इन्होंने, मतलब इनका मानना ये था कि अगर कोई सच में अगर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है तो पैसे देकर तो नहीं होगा, उसके लिए उनको सच्चे दिल से भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, भगवान से मांगना पड़ेगा तो ही भगवान उनको माफ़ करेगा, पैसे देकर तो नहीं होगा, पेमेंट से किसी तरह का रिपेंट नहीं हो सकता है। अब ये जो 95 थीसिस थी जिन्होंने इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिखे थे अगेंस्ट द इंडल्जेंसेस, ये इन्होंने चिपका दी विटनबर्ग के चर्च के डोर के ऊपर। अब क्या था, इन्होंने फेथ के ऊपर स्ट्रेस किया ओवर द रिचुअल्स एंड डिनाउंस्ड द इंडल्जेंसेस। अब इनके आइडियाज ना आग की तरह फैलने लगे
जो भी इनकी थीसिस थी वो प्रिंट हुई और ये लोगों में बांटी जाने लगी एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द जर्मनी। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल चर्च इन जर्मनी, जहां पर लोग आते थे और जर्मन में प्रे करते थे, अपनी लैंग्वेज में प्रे करते थे। अब इनका पोप के साथ भी क्लैश हुआ, जहां पर 1519 सीई में इन्होंने पोप के प्रीस्ट को हरा दिया डिबेट में। तो जो पोप लियो 10 थे उन्होंने इन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया, इन्होंने ऐसे लिख के दे दिया कि इसको निकाल दिया जाए, लेकिन मार्टिन लूथर ने उसको भी पूरा जो भी पापल बिल था उसको जला दिया, खत्म कर दिया और उसके अगेंस्ट खड़े रहे। अब उसके बाद आता है श्मालकाल्डिक लीग एंड द प्रोटेस्टेंट चर्च। तो 1530 सीई में एक होली रोमन एम्परर ने थ्रेटन किया लूथर और लूथर के फॉलोअर्स को कि तुम वापस से कैथोलिक चर्च ज्वाइन कर लो, और उनका मानना क्या था कि हम नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर लूथर और जो प्रिंसेस थे उन्होंने मिलकर एक लीग बनाई जिसे कहा गया श्मालकाल्डिक लीग, और अब हुआ एक वॉर, एक काफी लंबा चलने वाला वॉर जो 1555 में एंड हुआ विद द पीस ऑफ ऑगस्बर्ग से। सो लिथरिज्म रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो अब क्या हुआ कि लोगों के अपने अपने जो बिलीफ थे लोग उस तरह से फॉलो कर सकते थे, कुछ कैथोलिक्स में चले गए और कुछ प्रोटेस्टेंटिज्म में आ गए और इसे ल्यूथरिज्म कहा गया। सो रूलर्स को डिसाइड देयर स्टेट रिलीजन। अब रूलर्स के पास वो अथॉरिटी आ गई थी कि वो अपने स्टेट का रिलीजन डिसाइड करें, कैथोलिज्म या फिर लूथरिज्म। तो अब आगे आते हैं द फीचर्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो अब ये देखा गया कि जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स थी वहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म ही स्प्रेड हुआ। दिस अबॉलिश्ड मोनेस्ट्रीज एंड कैथोलिक डोगमास एंड दे एम्फसाइज्ड फेथ इन ऑन द बेसिस ऑफ साल्वेशन। और साथ ही साथ जो सर्विसेज थी दे वर हेल्ड इन जर्मनी एंड प्रीस्ट वर ओनली अलाउड टू help in the marriages, and this spread across the other European countries as well। तो इनके सिवा भी मतलब जो मार्टिन लूथर थे उनके सिवा भी कुछ और रिफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे अल्रिच विंगली जिन्होंने इस मूवमेंट को स्विट्जरलैंड में लीड किया था। उसके बाद जॉन कैल्विन जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के। तो ऐसे और भी लीडर्स थे। तो तीनों लीडर्स, तीन ही पढ़े हैं हमने, तो तीनों लीडर्स का आप नाम याद रखना। मार्टिन लूथर आपको याद रहेगा लेकिन बाकी दो भी याद रखना। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कॉजेज हैं रिफॉर्मेशन के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। मतलब कि जब रिफॉर्मेशन हुई तो उस रिफॉर्मेशन से क्या क्या और हुआ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट था काउंटर रिफॉर्मेशन। तो कैथोलिक चर्च ने देखा कि सब लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर खुद में सुधार करना शुरू किया, करप्शन को खत्म किया ताकि लोग वापस से कैथोलिक चर्च के साथ जुड़े। सो कैथोलिक चर्च लॉन्च द काउंटर रिफॉर्मेशन एज अ रिस्पॉन्स एम्ड इन removing the corruption and the abuses, or they tried to regain their followers and restore church's authority. So this was the counter reformation movement. अब schism within the churches, अब क्या हो रहा था, there was the end of unity of Christendom। तो क्रिश्चियनिटी जो थी ना अब वो दो भागों में, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही थी, जिसमें थे कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ये जो फर्दर डिवीजन था इससे नेशनल सेक्ट्स और इंडिपेंडेंट चर्चेस बन रहे थे। तो इसकी वजह से मतलब स्कीज़म जो था इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि हर एक नेशन ने अपना अपना एक नेशनल चर्च बना लिया था। पोप की सुप्रीमेसी वीक हो चुकी थी और बाइबल ही सेंट्रल अथॉरिटी बन गया था। अब देयर हैपेंड द सिविल वॉर्स। तो क्योंकि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में ना ये एक बिटर सी मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट सा चलता रहता था, रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन की वजह से सिविल वॉर्स ब्रेक हो गए एंड दिस लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इन वॉर्स की वजह से सारी प्रोग्रेस जो थी वो डिसरप्ट हो गई एंड हॉल्टेड द सिविलाइजेशन इन द पार्ट्स ऑफ द यूरोप। इवन इसमें
डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, ये सब भी इन्वॉल्व हो चुके थे। नाउ देयर वाज द राइज इन द नेशन स्टेट्स। अब क्या था कि रिफॉर्मेशन की वजह से पोप की अथॉरिटी वीक हुई, इससे मोनार्की और नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हुआ एंड दे एस्टैब्लिश द नेशनल चर्चेस दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, जैसे कि प्रूशिया, रशिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। तो ऐसे नए नए स्टेट्स उभर कर आए यहाँ पर। नाउ द राइज ऑफ मर्केंटलिज्म। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो मर्केंटलिज्म है, सबसे पहले समझते हैं कि मर्केंटलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मर्केंटलिज्म बेसिकली 16 to 18 सेंचुरी के टाइम पर ना एक ट्रेड पॉलिसी हुआ करती थी, जहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट करना और कम इंपोर्ट करना, इस तरह इकोनॉमी को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता था। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जहां पर देयर वाज राइज इन मर्केंटलिज्म, जहां पर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता था और इंपोर्ट कम किया जाता था। तो इन्होंने कमर्शलाइजेशन को इनकरेज किया, ट्रेड पॉलिसीज को बढ़ाया, एंड द नेशंस फोकस्ड ऑन बाइंग लेस एंड सेलिंग मोर, विच फेवर्ड द बैलेंस ऑफ द ट्रेड। सो ये जो बेसिस थे यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ के from 15th to 18th centuries. Next is the religious wars in Europe. अब क्या था, जो किंग फिलिप II थे स्पेन के, उन्होंने प्रोटेस्टिज्म को क्रश करना चाहा इंग्लैंड में। उन्होंने अपना एक इनविंसिबल अमेंडा भी भेजा 1588 CE में, लेकिन वो बुरी तरह डिफीट हो गए। अब क्या था कि अब इनका रिवोल्ट शुरू हो गया नीदरलैंड से अंडर द विलियम of Orange, and finally there happened, they took independence in 1648 CE, and ये हुआ 30 years की long war के बाद, from 1618 to 1648 CE। तो अब इस 30 साल की वॉर के बाद बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक्स इन यूरोप फाइनली एंड हुआ इस वॉर का इन 1648 CE विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ Westphalia, and this recognized the Protestantism as a legal branch of Christianity। तो इसने प्रोटेस्टेंट को एक लीगल ब्रांच बता दिया क्रिश्चियनिटी की। अब जर्मन रूलर्स को फ्रीडम मिल गई कि वो कौन सा कैथोलिज्म या लूथरिज्म अपनी स्टेट में फॉलो करना चाहते हैं, और वो उस तरह से रिलीजन को फॉलो करने लगे। So finally these were the impacts of Reformation movement, जहां पर फाइनली कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टिज्म को एक लीगल ब्रांच बता दिया क्रिश्चियनिटी की। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज चैप्टर। आई होप आपको समझ आया है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है।